हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप पासवान। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल इको विद जग्गू में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नेशनल इनकम का जो न्यूमेरिकल्स का जो डर है उसको हम लोग पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स में। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो नेशनल इनकम है इससे टोटल 10 मार्क्स आने वाले हैं। उसमें भी या तो 6 नंबर का एक क्वेश्चन देगा न्यूमेरिकल में, या फिर 3 नंबर का एक क्वेश्चन देगा न्यूमेरिकल में। यानी कि नेशनल इनकम से न्यूमेरिकल आना ही आना है। तो जल्दी जल्दी से डील करते हैं हम लोग कि आखिर कैसे न्यूमेरिकल को सिक्योर करें। तो नेशनल इनकम का जो सबसे पहले बेसिक रूल होता है वो है ट्रांसफर करना। तो इसको समझते हैं हम लोग एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, बाद में ही चल के बन गया 50 रुपया। तो आखिर इस 100 रुपया में आप कितना माइनस किए होगे कि आपके पास 50 रुपया बचा होगा? तो जाहिर सी बात है 50 रुपया। अब मान लीजिए आपके पास 50 रुपया है और ये बाद में चल के बन गया 100 रुपया। तो आखिर इस 50 में कितना आप ऐड किए होगे कि ये 100 रुपये में बन गया होगा? 50। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये जग्गू भैया क्या बच्चों वाली सवाल पूछ रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 100 और 50 में आपका 100 ग्रेटर है और 50 स्मॉलर है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जब भी ग्रेटर से स्मॉलर यानी कि जब भी बड़ा से छोटा में जा रहे हैं तो हम लोग को करना पड़ रहा है माइनस। उसी तरह 50 स्मॉलर है और 100 ग्रेटर है। तो जब भी हम लोग स्मॉलर से ग्रेटर यानी कि छोटा से जब भी बड़ा में ट्रांसफर करेंगे तो हम लोग हमेशा करेंगे प्लस। यानी यहाँ पे सबसे याद रखने वाला जो चीज है कि जब भी आप बड़ा से छोटा में जाओगे तो आप करोगे माइनस, जब भी छोटा से बड़ा में जाओगे तो आप करोगे प्लस। ये आपका एक बेस है ट्रांसफर का। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो आपसे न्यूमेरिकल नहीं सोल्व होने वाला है। तो नेशनल इनकम का जो सबसे बेसिक टर्म है वो कुछ इस तरह से है। टोटल ऐसे देखने में आपको दिख रहा होगा कि ये 6 टर्म है। तो फर्स्ट पोजीशन पे या तो ग्रॉस रहेगा या तो नेट। सेकेंड पोजीशन पे या तो नेशनल रहेगा या तो डोमेस्टिक। थर्ड पोजीशन पे या तो मार्केट प्राइस रहेगा या तो फैक्टर कॉस्ट। तो ग्रॉस को जी से डिनोट करते हैं, नेट को एन से, नेशनल को एम से, डोमेस्टिक को डी से, मार्केट प्राइस को एमपी से और फैक्टर कॉस्ट को एफसी में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि भैया एन का मतलब नेट भी है और एन का मतलब नेशनल भी है। तो आखिर हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन सा एन नेट है और कौन सा एन नेशनल है? तो उसका सबसे आसान सा जो जवाब है वो हो जाएगा, अगर एन आपको फर्स्ट पोजीशन पे दिख रहा है तो वो कहलाएगा नेट। अगर एन आपको सेकेंड पोजीशन पे दिख रहा है तो वो कहलाएगा नेशनल। तो ये सबसे पहला बात है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ग्रॉस और नेट में ग्रॉस बड़ा है, नेशनल और डोमेस्टिक में नेशनल बड़ा है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में मार्केट प्राइस बड़ा है। तो आपको जस्ट इससे पहले हम बताए थे कि जब भी ग्रेटर से स्मॉलर में जाओगे तो माइनस करना है और स्मॉलर से ग्रेटर में जाओगे तो प्लस करना है। तो आपको जैसा कि हम बता चुके हैं कि ग्रॉस बड़ा है और नेट छोटा है, तो बड़ा से छोटा में जाएंगे तो क्या करेंगे? माइनस। अब क्या माइनस करना है वो सबसे ज्यादा जरूरी है याद रखना। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं
डेप्रिसिएशन। तो जब भी ग्रोस से नेट में ट्रांसफर करेंगे तो हम लोग करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन। अब नेट छोटा है तो छोटा से जब बड़ा में आएंगे तो क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। उसी तरह नेशनल और डोमेस्टिक में नेशनल बड़ा है तो जब भी बड़ा से छोटा में जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस। अब क्या माइनस करना है वो याद रखना है, तो माइनस करते हैं हम लोग NFIA, जिसका मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो जब भी नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे तो माइनस NFIA। उसी तरह डोमेस्टिक छोटा है तो छोटा से बड़ा में आएंगे तो प्लस NFIA। फिर MP और FC में MP बड़ा है। अब आपके मन में ये चीज आ रहा होगा कि भैया MP और FC होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मार्कर है, तो इस मार्कर को बनाने में एक्चुअली 10 रुपया लगा, तो इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। अब इसको मार्केट पे जिस प्राइस पे आप बेचेंगे उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। तो ऑब्वियस है मार्केट प्राइस बड़ा होगा, तो MP से FC में जब भी जाएंगे यानी बड़ा से छोटा में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, माइनस। अब क्या माइनस करेंगे, NIT का फुल फॉर्म होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। उसी तरह FC से जब MP में आएंगे, FC छोटा है तो छोटा से बड़ा में आएंगे तो प्लस NIT। तो यानी कि ये आपका नेशनल इनकम का बेस है, जिसको ये ट्रांसफर करने नहीं आता है। आप क्वेश्चन बना तो लोगे लेकिन आधा ही बनेगा, यानी आपको पूरा मार्क्स मिलने वाला नहीं है। यानी आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि जब ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस में आओगे तो प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक में जाओगे तो माइनस NFIA, और डोमेस्टिक से नेशनल में आओगे तो प्लस NFIA। उसी तरह MP से FC में जाएंगे तो माइनस NIT, और FC से MP में आएंगे तो प्लस NIT। अभी सारे टर्म को लिखते कैसे वो ध्यान से दिखेगा। मैंने क्या बताया, फर्स्ट पोजीशन पे या तो ग्रॉस होगा या तो नेट होगा, सेकेंड पोजीशन पे या तो नेशनल होगा या तो डोमेस्टिक होगा, P हमेशा रहता है, P फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन पे या तो MP होगा या तो FC होगा। ध्यान से देखिएगा पढ़ते कैसे, G फॉर ग्रॉस, एंड सेकेंड में है तो नेशनल, P फॉर प्रोडक्ट, ये मार्केट प्राइस। यानी इसको इस तरह से पढ़ते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो आप खुद से सोचो कि इसको किस तरह से पढ़ेंगे। फर्स्ट पोजीशन पे N है तो नेट, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इस तरह से बहुत सारे टर्म है, जब आप इसको अरेंज करोगे तो आपको टोटल 8 टर्म मिलेंगे। तो आखिर ट्रांसफर करना सीखते कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, कैलकुलेट GDP MP। आपको GDP MP निकालने बोला है, और क्या गिवन है, सबका वैल्यू मान लीजिए सिर्फ रुपीज में दिया है। तो NNP FC दिया हुआ है 500, डेप्रिसिएशन 100, NFIA -50, NIT 200। अब ध्यान से देखिएगा आखिर ट्रांसफर कैसे करते हैं हम लोग। आपको निकालना क्या है, GDP AP। तो तरीका क्या है, जो गिवन है उसको आप पहले लिखोगे, जो गिवन है उसको आप पहले लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, जो गिवन है उसको आप पहले लिखोगे। अब जो निकालना है उसको एरो देके लास्ट में, जो गिवन है उसको आप पहले लिखेंगे और जो निकालना है उसको एरो देके लास्ट में। इस तरह से हम लोग अरेंज कर लिए। अब ध्यान से देखिएगा, ये N फर्स्ट पे है, ये वाले सेकंड पे, ये वाला थर्ड पे है। उसी तरह ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, थर्ड पे। तो ध्यान से देखिएगा, N फॉर नेट, क्योंकि फर्स्ट पे है तो नेट से जब हम लोग ग्रॉस में जा रहे हैं, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो प्लस डेप्रिसिएशन। उसी तरह सेकेंड में N है यानी नेशनल, तो नेशनल से जब डोमेस्टिक में जाएंगे तो नेशनल बड़ा है तो बड़ा से छोटा में जाएंगे तो माइनस NFIA। उसी तरह FC से MP में जाएंगे, FC छोटा है तो छोटा से कभी भी बड़ा में जाएंगे तो प्लस। अब क्या प्लस करते हैं, NIT। तो आपको पता चल गया कि क्या प्लस और क्या माइनस करना है, बस वैल्यू पुट कर देना। तो हमारा NNP FC गिवन है 500, डेप्रिसिएशन 100,
NFI है -50 और NIT है 200। जहां एरो इंड होगा वहां पे इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप जल्दी से। तो इस तरह से आपका GDP MP का वैल्यू आ गया 850। तो ध्यान रखिएगा, जो गिवन रहेगा आप उसको पहले लिखेंगे और जो निकालना है एरो देके लास्ट में। बाकी आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आखिर नेट से ग्रोस में जाएंगे तो क्या करते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे तो क्या करते हैं, और FC से MP में जाएंगे तो क्या करते हैं। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप आराम से ट्रांसफर कर पाएंगे। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरह से आएगा, कोई भी एक मेथड दे देगा और आपको बोलेगा नेशनल इनकम निकालने के लिए। क्या निकालने बोलेगा, नेशनल इनकम। तो हम लोग नेशनल इनकम को शॉर्ट में बोलते हैं NNPFC। ध्यान रखेंगे, नेशनल इनकम को बोलते हैं NNPFC। एन फर्स्ट में है तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि एन अगर फर्स्ट में है तो नेट, सेकंड में है तो नेशनल, P फॉर प्रोडक्ट और FC का मतलब आपको पता है। यानी जब भी एग्जाम में नेशनल इनकम निकालने बोलेगा आप याद रखना आपको निकालना है NNPFC। तो नेशनल इनकम को निकालने के 3 मेथड है। जो हमारा पहला मेथड है उसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड। अनदर नेम जरूर याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में वैल्यू एडेड ही लिखा मिले, इसका अनदर नेम दे सकता है। तो अब ये मत बोलिएगा अरे ये तो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, नहीं, ये उसी का दूसरा नाम है जो कि है आउटपुट मेथड, या इसको एक और नाम है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट मेथड। क्वेश्चन दे देगा कि कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय प्रोडक्ट मेथड, तो बोलोगे भाई ये तो क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस आ गया। नहीं, प्रोडक्ट मेथड को ही आउटपुट बोलते हैं, इसी को ही वैल्यू एडेड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो दूसरा मेथड है वो है इनकम मेथड। लास्ट मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये 3 मेथड है जिसके हेल्प से हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं। पहला है वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो वैल्यू एडेड मेथड, इसी का अनदर नेम है आउटपुट मेथड, या इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट मेथड। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस मेथड में हम लोग निकालते क्या। अगर आप वही भूल जाएंगे तो आपका नेशनल इनकम का आंसर भी गलत आएगा। तो किस मेथड में क्या निकालते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है याद रखना। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें हम लोग निकालते हैं GVA MP। VA का मतलब हो गया वैल्यू एडेड, बाकी G का मतलब आपको पता है। इसी को हम लोग बोलते हैं GDP MP, या सिर्फ बोलते हैं VA यानी वैल्यू एडेड। यानी कि GVA MP या GDP MP या वैल्यू एडेड, ये तीनों एक ही नाम है। निकालते कैसे, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये आपका फॉर्मूला, ये आपको अच्छे से याद रखना। क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो ध्यान रखिएगा तीनों मेथड में एक ऐसा टर्म है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा। इस मेथड में है इंटरमीडिएट कंजप्शन, IC बोलते हैं इसको शॉर्ट में। यानी जब इस मेथड का क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे ज्यादा फोकस IC पे रखना है। इस फॉर्मूला को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, GDP MP या GVA MP बोलते हैं या वैल्यू एडेड बोलते हैं, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IC, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। अब आप बोलोगे ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, ये कुछ नहीं है, इसी दोनों का एडिशन है। यानी हम लोग बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को ही हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलते हैं। इसलिए GDP MP इज इक्वल टू हो जाएगा VO माइनस IC, शॉर्ट में इसको बोलते हैं VO माइनस
आईसी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा सेल्स कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में सेल्स नहीं दिया है तब आप कैसे निकालोगे। तो सेल्स का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है पी इंटू क्यू, यानी प्राइस पर यूनिट इंटू आउटपुट सोल्ड। फॉर एग्जाम्पल से मान लीजिए कि आपके पास कोई कमोडिटी है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई कमोडिटी है जिसका एक का दाम है 10 रुपया, टोटल क्वांटिटी आप सेल किए हो 100 यूनिट्स, तो भाई कितना आखिर किए, तो P इंटू क्यू, तो 10 इंटू 100, यानी आपका सेल्स कितना हो गया 1000। तो इस तरह से हम लोग सेल्स निकालते हैं P इंटू क्यू। अगर मान लीजिए ये दोनों टर्म भी नहीं दिया है तब सेल्स कैसे निकालेंगे, तब सेल्स का फॉर्मूला हो जाएगा डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट्स। डोमेस्टिक सेल यानी जितना आप अपने कंट्री में बेच रहे हो, एक्सपोर्ट यानी जितना आप बाहर में बेच रहे हो, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमको टोटल सेल्स मिल जाएगा। यानी सेल्स अगर दिया है तो दोनों को एकदम इग्नोर मार देना है, इन दोनों को भी इग्नोर मार देना है। बट अगर सेल्स नहीं दिया है तो P इंटू क्यू करके या तो निकालोगे, अगर सेल्स तब भी नहीं दिया वो भी नहीं दिया तब क्या करोगे, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट कर देंगे। तो सेल्स का किस्सा यहाँ खत्म होता है। सेकंड देखिएगा, इसके बाद आता है चेंज इन स्टॉक। इसको चेंज इन स्टॉक या फिर चेंज इन इन्वेंट्री भी बोलते हैं, या एक और नाम है जिसको बोलते हैं हम लोग इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अनदर नेम जरूर याद रखिएगा एग्जाम में। सीबीएसई हमेशा क्या करता है, क्वेश्चन टफ नहीं देता, वो क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है। तो चेंज इन स्टॉक तो ऑलमोस्ट लोगों को पता होगा, वो क्या करेगा क्वेश्चन में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दे देगा। तो ये सेम ही है। इसको शॉर्ट में ना ऐसे हम लोग डेल्टा एस लिखते हैं। डेल्टा का मतलब हो गया चेंज, एस का मतलब स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को शॉर्ट में डेल्टा एस बोलते हैं। इसको निकालते कैसे, फॉर्मूला है सी एस माइनस ओ एस, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ध्यान रखिएगा चेंज इन स्टॉक अगर गिवन है तो भाई जैसे अपने दोस्तों को इग्नोर करते हो इसको भी इग्नोर कर देना। लेकिन अगर चेंज इन स्टॉक नहीं दिया हुआ है तब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करना है, आराम से निकल जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से, जो लास्ट टर्म जो कि मैंने बोला था थोड़ा सा दिक्कत देता है, वो क्या है आईसी। तो आईसी कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट्स। जितना आप अपने कंट्री में परचेज कर रहे हो और जितना बाहर से परचेज कर रहे हो, दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको निकल जाएगा आईसी। अब ध्यान से एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आईसी गिवन है तो इंपोर्ट को इग्नोर करना है, डोमेस्टिक परचेज को भी इग्नोर करना है। फिर से बोलूंगा, आईसी अगर गिवन रहेगा तो आपको तो आईसी मिलेगा, तो ये दोनों का से कोई मतलब नहीं है। जब आईसी नहीं दिया रहेगा तब आपको क्या करना है, डोमेस्टिक परचेज और उसमें इंपोर्ट को ऐड कर देना है। कभी कभी डोमेस्टिक परचेज नहीं देगा, इंपोर्ट भी नहीं देगा, दे देगा परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो यही आपका कहलाएगा आईसी। जब परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स देगा तब इस केस में आप इंपोर्ट को ऐड नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब डोमेस्टिक वर्ड दिखेगा, जब आपको डोमेस्टिक वर्ड दिखेगा तभी परचेज के साथ इंपोर्ट को ऐड करना। सिर्फ परचेज रहेगा तब वही आपका आईसी हो जाएगा। अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स है तभी आपका आईसी हो गया। बट अगर यहां रहता डोमेस्टिक परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स तब इस केस में आप इंपोर्ट को ऐड करोगे। ठीक है। तो चलिए जल्दी से अब हम लोग सेकेंड मेथड करते हैं जिसका नाम है इनकम मेथड। तो जैसा कि हम पहले भी बताए थे कि किस मेथड में क्या निकालना है वो एकदम याद रखना जरूरी है। तो इस मेथड में हम लोग निकालते हैं एनडीपी एफसी। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। सीओई यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ओएस यानी ऑपरेटिंग सरप्लस और एमआई यानी मिक्स्ड इनकम। तो हम बताएं जैसा कि हर मेथड में कोई ना कोई टर्म ऐसा है जो आपको परेशान करेगा। तो इस मेथड में है ऑपरेटिंग सरप्लस, यानी जब इस मेथड से क्वेश्चन आएगा
तो आपका जो मेन फोकस है वो इसी पे होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं सारा टर्म। सीओई जिसका फुल फॉर्म है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की जगह दे देगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स। तो आप एम्प्लॉयर्स का कंपनसेशन नहीं लेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज होगा। एग्जाम में करता है ये, एम्प्लॉइज भी दे देगा एम्प्लॉयर्स भी दे देगा, तो आपको ये नहीं लेना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लेना है। तो निकालते कैसे? वेजेस एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एक बात सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, कंपनसेशन का जब बात आएगा तो एम्प्लॉइज लेंगे और कंट्रीब्यूशन का जब बात आएगा तो एम्प्लॉयर्स का होगा। ध्यान रखिएगा, एक माइनर सा चीज है जो कि पूरा आंसर गलत करवा सकता है। अगर एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन है तो उसको नहीं लेंगे, कंट्रीब्यूशन के केस में एम्प्लॉयर्स और कंपनसेशन के केस में एम्प्लॉइज, ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो सिंपल सा बात है, अगर सीओई दे दिया तब तो भाई दोनों को इग्नोर कर दो, कौन है हम नहीं जानते, ठीक है। लेकिन अगर सीओई नहीं दिया है तब वेजेस एंड सैलरीज और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, जिसको शॉर्ट में ई ट्रिपल एस आप बोल सकते हो, ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये ज्यादा टफ नहीं आता है। तो इसके बाद जो हमारा सेकेंड टर्म है यानी ओएस, जिसपे सबसे ज्यादा ध्यान रखना, वो कैसे निकालते हैं। एग्जाम में हमेशा याद रखिएगा, आपको फुल फॉर्म याद रखना है। कभी भी शॉर्ट में आपको न्यूमेरिकल नहीं देगा कि ओएस इज इक्वल टू इतना, नहीं, उसका फुल फॉर्म देगा कि ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रुपीज 200 300। तो फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो ओएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। निकालते कैसे? रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। हाँ भाई, तो जैसे बोला मैंने कि ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है तब, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया तब ये सबको एकदम भी ये सब पे ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। बट अगर नहीं दिया तब क्या करोगे? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी को ऐड करना है। अब ये चारों टर्म में जो भाई साहब सबसे ज्यादा भाव खाएंगे वो है प्रॉफिट। तो वो बोलेंगे हम नहीं आएंगे इससे, आप हमको लेकर के आओ। तो भाई इसको कैसे लाना है, यानी प्रॉफिट अगर नहीं दिया हुआ, प्रॉफिट अगर नहीं दिया हुआ तब क्या करोगे? तब प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस कॉर्पोरेट सेविंग्स। ध्यान रखिएगा, अगर प्रॉफिट दे दिया तब ये सबको एकदम भी कंसीडर मत कीजिएगा, ठीक है। जब प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा तब आपको डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स यानी सीटी, कॉर्पोरेट सेविंग यानी सीएस, ये तीनों को जोड़ देना है। जैसे ही तीनों को जोड़ोगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। क्लियर है? तो ऑपरेटिंग सरप्लस में जहां तक हमको लगता है आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि क्या करना है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी को जोड़ देना। उसमें भी क्या ध्यान रखना है कि प्रॉफिट दिया है कि नहीं, अगर दिया है तो ठीक है, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, डिविडेंड, सीटी और सीएस को आप ऐड कर देंगे। लास्ट टर्म आता है एमआई। एमआई का मतलब होता है मिक्स्ड इनकम। इसका मतलब है इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे फार्मर का बोल सकते हो इनकम। जैसे मान लीजिए हम, अगर हम किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और किसी स्कूल से हमको पेमेंट मिल रहा है तो वो मिक्स इनकम के अंदर नहीं आएगा। बट अगर मान लीजिए हम कोई कोचिंग चला रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो मेरा इनकम किस में आ जाएगा? मिक्स इनकम में। तो ये घुमा के नहीं देता, ये डायरेक्टली दे देगा मिक्स इनकम। यानी कि इनकम मेथड में जो ज्यादा ध्यान रखना आपको वो है ऑपरेटिंग सरप्लस, और इसके अंदर भी किस पे ध्यान रखना है? प्रॉफिट। तो हमारा थर्ड और लास्ट जो मेथड है वो है एक्सपेंडिचर मेथड।
इस मेथड को बच्चे खास करके बोलते हैं कि नहीं बहुत ज्यादा टफ है, ऐसा कुछ नहीं, आज एकदम भी इजी लगने वाला, देखिएगा ध्यान से। तो हम पहले भी बताए थे, फिर से बताएंगे कि किस मेथड में क्या निकालते हैं, वो ध्यान दीजिएगा। तो इस मेथड में भी निकालते हैं जीडीपी एमपी, निकालते हैं कैसे वो ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला है PFCE प्लस GFCE, GF देख के खुश मत हो जाना। थर्ड है GDCF और लास्ट है नेट एक्सपोर्ट। ध्यान दीजिएगा PFCE, GFCE, GDCF, नेट एक्सपोर्ट। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि हर मेथड में एक टर्म है जो परेशान करेगा। तो भाई यहाँ पे है GDCF, बहुत नखरा दिखाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा इस पर ध्यान देना, देखेंगे आखिर कैसे नहीं निकलता है। तो PFC आखिर क्या है आपका, इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। GFC का फॉर्मूला है GFC का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। GDCF है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो चलिए, हम बताया मैंने जैसे कि ये आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है। तो GDCF कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या करेगा, GDCF ना दे करके इसके जगह पे पहला दे देगा NDCF। बताए थे ना कि G अगर फर्स्ट में है तो ग्रॉस, N अगर फर्स्ट में है तो नेट, यानी इसको कैसे पढ़ेंगे। बाकी DCF तो सेम है, यानी डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। G की जगह क्या आ गया, N, यानी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए दिया हुआ रहेगा। बताया था ना मैंने कि जो गिवन रहेगा उसको पहले लिखोगे, जो निकालना है उसको एरो देके लास्ट में। तो NDCF से कहाँ जाना है हम लोगों को, GDCF, क्योंकि फॉर्मूला में हमको चाहिए GDCF। तो नेट से ग्रॉस बता चुके हैं, प्लस डेप्रिसिएशन। सेकेंड कैसे देगा, NDFCF, जाना कहाँ है GDCF। तो इन दोनों में ध्यान से देखिए तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, भाई साहब यहाँ तो 5 आ गया। तो आखिर क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहला, एक तो यहाँ नेट दिया, बीच में एक F एक्स्ट्रा आ गया, इसको बोलते हैं फिक्स्ड के लिए डिनोट करता है, यानी क्या हो गया फुल फॉर्म इसका, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान से, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहले तो नेट है तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। जहां भी आपको इस फॉर्मूला में फिक्स्ड वर्ड दिखा, NDCF के साथ अगर आपको ये F दिख रहा है, फिक्स्ड वर्ड दिख रहा है, तो फिक्स को हटाने के लिए प्लस डेल्टा स्टॉक, यानी चेंज इन स्टॉक। डेल्टा स्टॉक यानी चेंज इन स्टॉक। नेट है तो डेप्रिसिएशन, फिक्स रहेगा तो डेल्टा स्टॉक। थर्ड टर्म पे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों देखने में सेम लग रहा होगा, लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ पे F आ गया। अभी जस्ट हम बताए कि जैसे ही फिक्स दिखेगा आपको, आप उस टर्म के साथ क्या ऐड कर देना, डेल्टा स्टॉक, यानी चेंज इन स्टॉक। तो इस तरह से हम लोग GDCF निकालते हैं। अगर NDCF है तो प्लस डेप्रिसिएशन, NDFCF है तो नेट है तो प्लस डेप्रिसिएशन, फिक्स है तो प्लस डेल्टा स्टॉक, और GDFCF है यानी सिर्फ फिक्स है तो प्लस डेल्टा स्टॉक। ये निकला, मतलब आपका फॉर्मूला ये जो है एकदम कंप्लीट। अब ध्यान दीजिएगा, जो लास्ट टर्म है नेट एक्सपोर्ट, तो ये निकालते कैसे हैं? अगर गिवन है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ध्यान रखिएगा, नेट एक्सपोर्ट अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन रहेगा तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। तो ये तीनों मेथड के अलावा दो और टर्म है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो भी 2 नंबर के लिए। तो कौन से टर्म है, पहला है नॉमिनल जीडीपी। फॉर्मूला याद रखिएगा, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू होता है रियल जीडीपी इनटू सीपीआई, यानी करेंट प्राइस इंडेक्स बोलते हैं इसको, या फिर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, अपॉन 100। सेकेंड है रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी का होता है फॉर्मूला
नॉमिनल जीडीपी अपॉन सीपीआई इंटू 100। लास्ट है सीपीआई करंट प्राइस इंडेक्स या प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, या एक और नाम है याद रखिएगा जीडीपी डिफ्लेटर। तो ये कैसे निकालते हैं? नॉमिनल बाय रियल इंटू 100। तो वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूं, जिसकी वजह से आपके जो भी न्यूमेरिकल्स के जो पॉइंट्स है, क्रिटिकल पॉइंट्स है, आप उसको कैसे सॉल्व कर पाओगे और कैसे न्यूमेरिकल में पूरा मार्क्स आप सिक्योर कर पाओगे। तो ध्यान से देखिएगा जरा। पहला याद रखिएगा, जब भी मैं नोट बोलूं कभी भी, तो इस नोट को आप ध्यान से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा। क्वेश्चन जो घुमाएंगे वो उसका आंसर यहां आपको मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा। Depreciation is also known as consumption of fixed capital, replacement of fixed capital। हमेशा एग्जाम में डेप्रिसिएशन नहीं देगा, तो इसका अनदर नेम आपको याद रखना है, जो कि है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। सेकेंड टर्म जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था, NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अगर दे दिया तो ठीक है, नहीं देगा तो कैसे निकालोगे? फीफा माइनस फीटा। फूफा मत पढ़ लेना, फीफा माइनस फीटा, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। और इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि बताने जा रहे हैं, जो कि शायद ही कुछ लोगों को ही मालूम होगा, ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि जब नेशनल से डोमेस्टिक में जाते थे तो हम लोग करते थे माइनस NFIA, और डोमेस्टिक से जब नेशनल में आते थे तब हम लोग करते थे प्लस NFIA। ये आपको पता है। अब क्वेश्चन में क्या होगा ना कि NFIA नहीं देगा, NFIA की जगह दे देगा NFTA। NFIA का मतलब था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, और NFTA का मतलब है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड। इस केस में क्या करेंगे? इस केस में इस ट्रांजेक्शन का जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी कि जब आप नेशनल से डोमेस्टिक में जाओगे तो कर देंगे प्लस NFTA, और डोमेस्टिक से नेशनल में आओगे तो कर दोगे माइनस NFTA। ध्यान से देखिएगा, जब नेशनल से डोमेस्टिक में जा रहे थे तो NFIA को माइनस करते थे, बट NFTA को प्लस करेंगे। जब डोमेस्टिक से नेशनल में आते हैं तो NFIA को प्लस करते हैं, बट NFTA को माइनस करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में एकदम यही करेगा। सारा टर्म इजी दे देगा, बस एक ये छोटा सा टर्म आपको दे देगा, जहां ध्यान नहीं गया आपका पूरा सब गलत। थर्ड टर्म पे ध्यान रखिएगा, NIT फुल फॉर्म होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर दे दिया तो ठीक है, नहीं देगा तो कैसे निकालोगे? इनडायरेक्ट टैक्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IT माइनस सब्सिडी। IT माइनस सब्सिडी, ध्यान रखिएगा। और कभी कभी कैसे और इसको घुमा सकता है, आपको IT दे देके इसका एग्जांपल दे देगा, यानी कि GST। आपको पता है कि GST क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो IT ने दिया तो क्या करेंगे? GST माइनस सब्सिडी। तो इस तरह से आपको NIT निकल जाएगा। ये तभी करना है जब NIT दिया हुआ ना रहे। पॉइंट नंबर 4 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपको जैसा कि मैंने बताया था कि वैल्यू एडेड मेथड में सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस IC होता है फॉर्मूला, है ना। बट ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या देगा? चेंज इन स्टॉक नहीं देगा, चेंज इन स्टॉक की जगह दे देगा फॉल इन स्टॉक, या फिर डिक्रीज इन स्टॉक, रिडक्शन इन स्टॉक, यानी स्टॉक घटते हुए दे देगा। मान लीजिए दे दिया यहाँ पे 100, तो जिसको नहीं पता वो क्या करेगा? सेल्स प्लस 100 माइनस IC कर देगा। बट ध्यान रखना है, स्टॉक जब भी फॉल करेगा, स्टॉक जब भी फॉल करेगा, फॉर्मूला में प्लस के जगह हम लोग यूज करेंगे माइनस। एक माइनर सा चीज है जो कि ध्यान रखना, अगर स्टॉक इंक्रीज कर रहा है तो फॉर्मूला में प्लस, बट अगर स्टॉक डिक्रीज कर रहा है तो फॉर्मूला में
माइनस होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नंबर 5 जो कि हम लोग इनकम मेथड में देखे थे कि प्रॉफिट जब निकालते हैं तो फॉर्मूला था डिविडेंड प्लस सीटी प्लस सीएस। अब आपके एग्जाम में क्या करेगा कि कॉर्पोरेट सेविंग ना दे करके इसका अनदर नेम दे दे, तो ध्यान रखना है सीएस का अनदर नेम क्या क्या है। पहला है सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, या इसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, या बोलते हैं इसको रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो सीएस नहीं दे करके क्या करेगा एग्जाम में, आपको सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट दे देगा, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे देगा, या रिटेन्ड अर्निंग दे देगा। तो सर नहीं पकड़ लेना है, यही है वो टर्म, सीएस को ही क्या बोलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग्स, या फिर सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। उम्मीद है अब आप लोग का ये जो नेशनल इनकम का जो डर था वो अब दूर हो जाएगा और आप अपने एग्जाम में पूरा का पूरा लिख करके आने वाले हैं। तो वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे उनका भी भला होगा। और नॉलेज ऐसा चीज़ है, आप जितना ज़्यादा बांटोगे उतना ही बढ़ेगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने जो भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोले, मैं जरूर से जरूर उसको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।